नमस्कार सगळ्यांना माय मोगाचा येवकार। आज हमारे साथ है अवनी शिंदे। ताई नमस्कार। ताई हमें आपके बारे में कुछ जानना है। जी नमस्ते, मेरा नाम अवनी शिंदे है। मेरा घर धारगढ़ पेडने में है। गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय में अभी फाइनल ईयर बीएमएस की पढ़ाई चालू है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में दक्षिण गोवा आयाम कार्य प्रमुख ऐसी मेरी जिम्मेदारी है। ताई आप सील टूर के लिए गए थे, हमें उस सील टूर के बारे में जानना है। उससे पहले सील क्या होता है वो जानना है। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब एबीवीपी का सील SEIL स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, ये एक आयाम है जहाँ पे पूरे भारत भर के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं और उन स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का कल्चर जानने की कोशिश करते हैं। और वहाँ के लोग, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स पूरे भारत भर में आते हैं और भारत भर के स्टेट्स और राज्यों का जो कल्चर है, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे काम करते हैं, स्टूडेंट्स का लाइफ क्या है, और पूरा भारत एकात्मता यात्रा है सील टूर में। तो ये एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक आयाम है जो पूरे भारत को जोड़ने का काम कर रहा है। आपको जब पता चला ना कि आप सील टूर के लिए सिलेक्ट हुए हो, क्या था वो? हाँ, तो एक एबीवीपी कार्यकर्ता के लिए सील के लिए सिलेक्ट होना एक बड़ी बात होती है कि मैं सील के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, ये एक बड़ा मूवमेंट होता है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी दादा ने मुझे जब बताया कि अवनी आपको सील के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो आप बताइए कि आप जाएंगे या नहीं। तो पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मुझे सिलेक्ट किया गया सील के लिए, गोवा को रिप्रेजेंट करना था नॉर्थ ईस्ट में, तो बहुत खुशी हुई थी। और नॉर्थ ईस्ट जो भारत का पूर्वोत्तर में जो राज्य है, 7 राज्य हैं, वो एक तो वहां पे जाने की इच्छा थी और मैं नहीं बोल पाई दादा को। तो मैंने फर्स्ट ही मोमेंट पे दादा को हाँ बोल दिया था कि हाँ, मैं सील के लिए जा रही हूँ। अब जब सील के लिए जाने वाली थी तब आपका ये मतलब कॉलेज और ये छुट्टी का कैसे बंदोबस्त किया आपने? हाँ, और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आयुर्वेदिक स्टूडेंट होने के लिए मतलब सील टूर एक पूरे महीने भर का टूर हाँ। होता है। हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो पूरा महीना डोनेट करना पड़ता है अपने लाइफ का। 1 मंथ यू आर गिविंग टू सील टूर। तो पहले तो मैंने मेरे माँ बाबा से परमिशन ली कि ये ऐसे ऐसे है, जा सकती हूँ या नहीं। तो उनको बहुत खुशी हुई थी कि मैं सील के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट हुई हूँ। फिर बाद में मैंने प्रिंसिपल सर से जाके प्रिंसिपल मैम से बात की कि सील ऐसा ऐसा है, उनको बताया कि सील क्या होता है। और सील में मेरा पर्सनल इससे ग्रोथ जो है, जो वहाँ के लोगों के बारे में मुझे जो पता चलना था, इसी के लिए प्रिंसिपल ने मुझे अलाउ किया। मैंने लेटर दिया उन लोगों को और उनको भी जानना था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉर्थ ईस्ट क्या है। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया सील 1 महीने की छुट्टी के लिए। तो फिर बाद में मैंने पूरी तैयारी की यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि गोवा का क्लाइमेट और नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट बहुत अलग है। हमारे पास बीच है और बहुत गर्म वातावरण होता है गोवा का। तो वहाँ पे, और नवंबर का मंथ था इसीलिए, और भी मुझे ये था कि ठंड होगी वहाँ पे। तो पूरे ठंड के कपड़े, क्योंकि यहाँ पे तो उतनी ज्यादा ठंड नहीं होती गोवा में, तो मेरे पास ठंड के कपड़े भी नहीं थे। तो पूरा जीरो से शुरू करना था कि ठंड के कपड़े खरीदने थे और पूरे पूरे वैसा तैयारी करना था कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वहां पे कैसे लोग, पहनावा क्या होता है, कैसे कपड़े पहनते हैं और कितनी ठंड होगी, ऐसे कुछ हमें पता नहीं था। तो जब मैंने बोला, हमारे जो दादा थे उनसे बात की कि कैसे होता है, क्या होता है, हम सब लोग हमारे कोकण प्रांत से 3 लोग जाने वाले थे। तो हमारी एक मीटिंग ली गई पहले तो और वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या लेके जाना है,
कितने कपड़े लगेंगे, क्योंकि 1 महीने के लिए हम जा रहे थे, तो पूरा महीने भर का सामान लेके जाना था। तो लगेज कितना होगा, लगेज हम कैसे कैरी करना है वहाँ पे। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत पहाड़ी एरिया है, वो बहुत पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ पे अपना लगेज उठा के लेके जाना, और वो उसकी तैयारी बहुत डिफरेंट होती है। तो इसके लिए हमारे 4-5 मीटिंग्स हुए पहले तो, यहाँ से निकलने से पहले। तो वो मीटिंग्स वगैरह करके पूरी तैयारी, मतलब नवंबर में जाना था, पर अक्टूबर का पूरा मेरा मंथ नॉर्थ ईस्ट की तैयारी के लिए ही निकल गया। कितने तारीख से कितने तारीख तक था ये? हाँ, मैं यहाँ से 31 अक्टूबर को निकली थी, और फिर से गोवा में 1 दिसंबर को पहुंची। मतलब पूरा एक मंथ मैं घर से बाहर थी। सो आपने जाने से पहले क्या क्या सुना था उस वहाँ के प्लेस के बारे में? हाँ, तो पहले तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि नॉर्थ ईस्ट में जाना है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है, हम नॉर्थ ईस्ट मेघालय को मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, तो बहुत एक्साइटमेंट थी कैसे होगा वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो मुझे माइथोलॉजी पसंद है, मैं माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ती हूँ। तो मैंने पढ़ा था कि जो महाभारत में जो हिडिंबा जो पात्र है, हिडिंबा नॉर्थ ईस्ट की है, और वो अरुणाचल प्रदेश की है। और वहाँ पे हमारे भारत के जो मेन जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, वो वहाँ पे हुए थे। और मुझे बहुत इच्छा थी कि नॉर्थ ईस्ट देखना है। कामाक्षी टू कामाख्या, जो यहाँ पे एक पूरा ये माना जाता है, शिरोडा में जो कामाक्षी का मंदिर है, वहां से कामाख्या मंदिर जो आसाम में है, वहां पे जो 2 शक्तिपीठ जो बोला जाता है, तो वहां पे जाने का तो इच्छा था। मैंने पहले ही सोच रखा था कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रही हूँ तो कामाख्या माता का दर्शन तो लेना ही है। तो पहले मैंने जाके शिरोडा में हमारी कामाक्षी माता जो है, उनका दर्शन लिया। और फिर मेरी जो जर्नी है, मेरा प्रवास शुरू हुआ। 31 अक्टूबर को शुरू हुआ था प्रवास। तो आपका ट्रेन का प्रवास कैसे था वो? हाँ, 31 अक्टूबर को जब प्रवास शुरू हुआ, यहाँ से मतलब गोवा से डायरेक्ट गुवाहाटी तक ट्रेन नहीं थी। सो गोवा टू गुवाहाटी जो प्रवास था, वो पहले तो मेरा यहाँ से गोवा से मुंबई का प्रवास था। मुंबई में बस से गई, मेरा सामान वगैरह लेके फ्रॉम हियर टू मुंबई बस से प्रवास था। फिर मुंबई से गुवाहाटी तक ट्रेन का प्रवास था, 3 दिन का ट्रेन का प्रवास था। तो जब प्रवास शुरू हुआ तो बहुत एक डर लग रहा था, क्योंकि मैं मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम अकेली बाहर निकली थी। घर से इतनी दूर जा रही हूँ, गोवा से कभी बाहर अकेली कभी नहीं गई थी। तो फर्स्ट टाइम गोवा से गुवाहाटी तक जाने का प्रवास था। और बहुत डर भी लग रहा था, बहुत एक्साइटमेंट भी थी, पर एक कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। कि नहीं, मेरे साथ मेरी 2 बहनें भी थी जो मेरे साथ आई थी, कोकण प्रांत की एबीवीपी की कार्यकर्ता। तो वो दोनों थी मेरे साथ, पर मेरे अकेले का ऐसा पहला प्रवास था। तो जर्नी शुरू हुई, और ट्रेन का प्रवास बहुत मजेदार होता है। तो हमारे साथ एक छोटा परिवार भी था, जो गुवाहाटी का ही परिवार था। गुवाहाटी मतलब नॉर्थ ईस्ट के ही लोग थे वो। तो उनसे बहुत जानकारी मिली, कि उन्होंने मुझे बताया कि कैसे होता है, क्या खाना होता है। तो उतना टेंशन नहीं आया, क्योंकि वो लोग भी चावल खाते हैं, वो राइस खाते हैं, और हम भी गोवा में बहुत राइस खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उतना टेंशन नहीं था। तो 3 दिन का प्रवास हुआ, और हम पहुंच गए गुवाहाटी में। गुवाहाटी आसाम की राजधानी है, और वहाँ पे हमारा मेन ओरिएंटेशन कैंप था। तो उस दिन हम 4 तारीख को हम गुवाहाटी में पहुंच गए। पहुंचने के बाद पहला आपका अनुभव क्या था वहाँ पहुंचने के बाद ही?
हाँ, कैसे था? तो पूरे कार्यकर्ता लोग, आसाम के जो कार्यकर्ता हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, वो फ्लैग्स लेके हमारे लिए खड़े थे और पूरा घोषणा और पूरा आनंद भरा माहौल था, क्योंकि पूरे भारत भर से लोग आसाम में आने वाले थे। और इस साल का स्पेशलिटी ये था कि इस साल भारत का 75th ईयर है और अभाविपा का भी 75th ईयर कंप्लीट हो रहा है। तो पूरे भारत भर से 75 कार्यकर्ता आसाम में आने वाले थे। तो उनके स्वागत में पूरा जल्लोष भरा वातावरण था वहां पे, और हमारा एकदम जोरों जोरों शोरों से स्वागत किया, हार वगैरह डाला हमारे गले में और स्वागत किया वहां पे हमारा। तो बहुत आनंद का बात ये था कि हम दूसरे स्टेट में पहुंचे हैं, दूसरे राज्य में है, और वहाँ के लोग हमें इतना अच्छे से स्वागत कर रहे थे। वो बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुंचे, वो जो कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने हमारा स्वागत किया। हमारा वहाँ निवास व्यवस्था निवास कहाँ पूरी, पे था? हाँ, गुवाहाटी में ही निवास था। पूरी व्यवस्था हमारी की गई थी, बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई थी वहाँ पे, और हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना था। सिर्फ गोवा टू गुवाहाटी का जो खर्चा था वो सिर्फ मेरा खर्चा था। वहां से जो पूरा खर्चा और पूरी जो व्यवस्था थी वो पूरी व्यवस्था परिषद ने की हुई थी, और बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। हम वहां पे गए, विवेकानंद जो यूथ हॉस्टल है, गर्ल्स यूथ हॉस्टल, वहाँ पे हमारी व्यवस्था की गई थी। और वहाँ के एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन कैंप होने वाला था। फर्स्ट डे ओरिएंटेशन कैंप था। वहाँ पे सील टूर कैसे होगा, जो पूरे आगे का जो प्रवास था वो प्रवास हमें वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो वहाँ पे पहले दिन 5 तारीख को जब हम वहाँ पे पहुंचे ओरिएंटेशन कैंप में, तो मुझे पूरा भारत जो है, पूरा भारत एक कमरे में दिख रहा था। पूरा पंजाब से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से, मतलब सब सब जगह के, पूरे भारत भर के लोग वहां पे आए थे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे स्टेट गोवा को मैं वहां पे रिप्रेजेंट कर रही थी। तो बहुत दोस्त बनाए ईच हाँ, स्टेट के। अब मैं हाँ। खुशी से बता सकती हूँ कि भारत के हर एक जगह में से एक एक तो दोस्त है मेरा वहां पे। तो एक वो बहुत अच्छी बात हुई कि पूरा भारत मुझे एक जगह पे दिख रहा था। और वहां पे उन्होंने हमें बताया कि नॉर्थ ईस्ट क्या है। नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो राज्य है वहाँ पे कैसे काम चलता है, एबीवीपी का काम वहाँ पे कैसे चल रहा है, लोग कैसे है वहाँ के, हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें बताया गया। क्योंकि इस साल का जो टॉपिक था सील टूर का, वो ये था कि हमें विस्तारक के रूप से वहां पे जाना था। वहां के स्टूडेंट्स लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे उतर के हमें काम करना था। तो उनके साथ, फैमिली के साथ जाके रहना था, उन स्टूडेंट्स के साथ जाके काम करना था। ये उस साल का मेन, इस साल मेरे का। एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हम्म, आपने बताया कि आपने मीटिंग्स था, दोस्त, नए नए दोस्त बनाए। हाँ और लाइक मेरे एक दिमाग में था कि भाषा, लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज कैसे कोऑर्डिनेट की वहाँ पे? हाँ, तो हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है वही सब लोग बोल रहे थे। पर कैसे था कि हम हमारे कोंकण प्रांत से हम 3 लोग थे, तो हम एक दूसरे के साथ मराठी बोल रहे थे। फिर मैं मेरे फोन पे कोंकणी बोल रही थी, तो वो उनको बहुत ये लग रहा था कि ये दूसरी भाषा बोल रहे थे। पंजाबी जो लोग हाँ, दादा वगैरह थे वो पंजाबी बोल रहे थे। पर एक जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा, जो हमें सबको इकट्ठा रखते हैं, वो हम वैसे कन्वर्सेशन हो रहा था। पूरे भारत का एक सीन दिख रहा था कि ऐसे लगा कि कुछ अलग नहीं है। मैं गोवा से हूँ, वो पंजाब से है, वो बंगाल से है, ऐसे नहीं दिख रहा था। पूरा एक स्टूडेंट, सब कम्युनिटी एक है, ऐसे दिख रहा था वहां पे। और मुझे ये पूछना है कि आपने जब शुरुआत की
मीटिंग्स हुई, ये सब हुई, तो शुरुआत में आपने कैसे प्रवास शुरुआत किया, मतलब हाँ, शुरुआत कैसे हुई? तो वहाँ पे ओरिएंटेशन कैंप था, वहाँ पे हमें बताया गया कि टीम्स बनाए गए, जो पूरे 7 सिस्टर्स, 7 जो राज्य हैं, वहाँ पे हमारे 10 नहीं तो 15 लोगों के ग्रुप्स जाने वाले थे। तो हम सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। तो ओरिएंटेशन कैंप में हमें वो बताया गया। नॉर्थ ईस्ट में कैसा है कि थोड़े जो राज्य जो चाइना को कनेक्ट करते हैं, चाइना, तिब्बत, नेपाल, जहाँ पे कनेक्टेड है, वहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड और फोटो, अपना पासपोर्ट साइज फोटो देके एक कार्ड बनाना पड़ता है, एंट्री कार्ड। आपको उस स्टेट में जाना है तो एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है। तो मेरे दोस्त लोगों को वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कॉल आए थे कि आपका आधार कार्ड भेजो, आपके फोटो भेजो, ऐसे आए थे। तो उनको ऑलरेडी पता था कि अरुणाचल प्रदेश में वो जाने वाली थी, तो उसको ऑलरेडी पता था। तो मुझे नहीं पता था, कि मुझे नहीं बोला गया कि आपका आधार कार्ड वगैरह दो। तो मैं ऐसे प्रश्न चिन्ह था कि पता नहीं मुझे कहाँ पे भेजेंगे। तो फिर वहां पे उन्होंने बताया कि मुझे त्रिपुरा भेजने वाले हैं। त्रिपुरा भारत का 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है। गोवा के बाद सिक्किम आता है, गोवा सबसे स्मॉल स्टेट है, उसके बाद सिक्किम आता है और उसके बाद त्रिपुरा आता है। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ था कि गोवा का कैसा काम चालू है और त्रिपुरा में भी शायद वैसा ही काम चालू होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा राज्य है। तो बहुत अच्छा लगा कि मैं त्रिपुरा में जाने वाली हूँ। तो ये भी देखा मैंने वहां पे कि थोड़े जो स्टेट्स हैं वहां पे आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, पर थोड़े स्टेट्स में आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लगता जाने के लिए। तो ये एक था। फिर त्रिपुरा में जाने का जर्नी शुरू हुआ। जो ऑर्गेनाइजिंग आपने ये सेक्रेटरी कैसे थे, मैनेज किया बाद में आधार कार्ड का ये? आधार कार्ड का मुझे कहाँ पे मैनेज करना नहीं पड़ा, क्योंकि त्रिपुरा में एंट्री हाँ। के लिए आधार कार्ड नहीं लगता वहां पे। तो फिर हुआ हमारे साथ, और त्रिपुरा के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी शुभम दादा, शुभम श्रीवास्तव जी, वो हमारे साथ थे। मेरे साथ और 10 लोग थे। एक पंजाब से था, एक ओडिशा, फिर वेस्ट बंगाल, यूपी, और यहाँ के सब लोग थे। हम इकट्ठा जा रहे थे त्रिपुरा। तो वहां से आसाम, गुवाहाटी से हमें हमारी ट्रेन थी त्रिपुरा जाने के लिए। तो फिर त्रिपुरा की जर्नी शुरू हुई। तो हमें लगा था कि इतना छोटा नॉर्थ ईस्ट हमें दिखता है, आसाम भी है। त्रिपुरा और आसाम में जब मैप में हम देखने जाते हैं तो उतना डिफरेंस नहीं लगता, पर हमें पूरा 1 दिन लगा आसाम से त्रिपुरा में तक जाने के लिए। तो एक दिन की जर्नी, पूरा आसाम देखा और फिर त्रिपुरा में पहुंचे। तो जब हम पूरा बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि जिस जिस स्टेशन पे हम रुक रहे थे, उस स्टेशन के हमारे उस जो जगह थी, वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता थे, वो हमारे लिए खाना लेके खड़े थे, हमारे लिए, हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। खड़े थे हमारे लिए। और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो हमारे गमछा होता है, उनका एक गमछा देके हमारा स्वागत कर रहे थे। और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि जहां जहां पे, मतलब पूरा एबीवीपी जैसे स्प्रेड है वो दिख रहा था वहां पे। सब लोग स्टेशन पे आके हमारा स्वागत कर रहे थे। फिर जब हम पहुंचे त्रिपुरा में, अगरतला में, जो त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, तो वहां पे हम पहुंचे। मुझे त्रिपुरा अगरतला का सेंटर दिया गया था। अगरतला में बदरघाट करके एक जगह है, एक छोटा सा गांव जैसे है, एरिया है, वो एरिया मेरा सेंटर था। तो मैं पहुंची अगरतला में, और वहां पे मेरी व्यवस्था एक हमारे ही पूर्व कार्यकर्ता जूही रॉय जी, उनके घर में मेरी व्यवस्था की गई थी। उनके घर में मैं पहुंची, मेरा बैग वगैरह रखा, और वहां पे सेटल होना था अभी। तो वहां पे त्रिपुरा में त्रिपुरी भाषा, मतलब कॉकबोरॉक बोला जाता है, वहाँ की ट्राइबल भाषा है, वो भाषा बोली जाती है, ऐसे मुझे बताया गया था।
तो मैं सोच रही थी कि कॉकबोरोक भाषा तो मुझे नहीं आती, तो मैं कैसे बोलूंगी इन लोगों के साथ, कैसे कम्युनिकेशन होगा, तो बहुत प्रश्न चिन्ह था कि कैसे होगा, क्या होगा। पर फिर बाद में मुझे पता चला कि त्रिपुरा में बंगाली भी बोली जाती है, और बंगाली भाषा हिंदी को जरा सिमिलर है। तो बंगाली बोली जाती है, तो मुझे मतलब ऐसा लगा था कि ओके होगा, कि बंगाली भाषा समझ में तो आएगी मुझे। और मैं जिस फैमिली में थी, वो फैमिली बंगाली फैमिली थी, और वो बंगाली लोग बंगाली बोलते थे। तो उन्होंने भी मुझे बंगाली भाषा सिखाई, और बंगाली भाषा, नई भाषा भी मुझे सीखने को मिली। दो भाषाएं सीखने को मिली, एक कोकबोरोक जो त्रिपुरी भाषा भी बोला बोला जाता है उसे, और बंगाली भाषा। तो बड़े भाषा आप लोग सीखना हाँ, थोड़ी सी। मुझे एक वर्ड में बोलूंगी, खुलुम खा, मतलब क्या है? नमस्ते। कुलुमका। नमस्ते। तो ये एक मेरा फेवरेट वर्ड है कॉकबोरोक भाषा में, कुलुमका। खुलुम खा। तो ऐसे त्रिपुरा में पहुंची मैं, और त्रिपुरा में मेन हमारा जो काम था वो था कि मुझे एक कॉलेज दिया गया था, राम ठाकुर कॉलेज, उस कॉलेज का नाम था। आर्ट साइंस कॉमर्स का के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते थे। तो वो कॉलेज मेरा मेन सेंटर था, और हमें पहले ही जो जहाँ पे ओरिएंटेशन कैंप में हमें बताया गया था कि वहाँ पे हमें स्टूडेंट्स फॉर सेवा करके हमारा एक आयाम है, उस आयाम के माध्यम से वहाँ पे जाना है, क्योंकि एबीवीपी का उतना ज़्यादा काम नहीं है, ऐसे बताया गया था। हमें जाके वहाँ पे काम डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे हमें बताया गया था। तो मैंने सोचा था कि कोई नहीं होगा वहाँ पे, मुझे कोई नहीं पहचानेगा, तो मुझे कोई नहीं जानता वहाँ पे। तो अचानक से मैं जा रही हूँ, एक गोवा की लड़की त्रिपुरा में आई है और एबीवीपी के बारे में बोल रही है, स्टूडेंट्स फॉर सेवा के बारे में बोल रही है। तो कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। पर मैं पहुंची कॉलेज में, तो इतना जोरों शोरों से उन्होंने मेरा स्वागत किया, क्योंकि उन लोगों को सील का एक कार्यकर्ता आ रहा है, जो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग जो है, पूरे भारत भर से लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि पूरे भारत भर से लोग हमारे राज्य में आ रहे हैं। तो वो बहुत जोरों 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 से स्वागत किया उन लोगों ने मेरा, और उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई गोवा की एक लड़की यहाँ पे आई है, तो उनको बहुत खुशी हो रही थी। तो उन्होंने मेरा स्वागत किया, मेरे लिए एक रैली किया उन लोगों ने, उनके कॉलेज भ्रमण हुआ, वहां पे उन्होंने मेरा स्वागत किया। पूरा कॉलेज, पहले दिन तो पूरा कॉलेज दिखाया उन्होंने। उनका कॉलेज मतलब बहुत सुंदर कॉलेज था। ऐसे मुझे तो ऐसे लगा कि मेरा कॉलेज भी ऐसे होना चाहिए था, तो मुझे पहले तो वैसे लगा। और बहुत अच्छा कॉलेज था, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव थे, एबीवीपी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक बहुत अच्छा लगा कि वहाँ का जो स्टूडेंट काउंसिल था, वही एबीवीपी का भी काउंसिल था, जो मेन कोर कमेटी थी, वो लोग स्टूडेंट काउंसिल में थे कॉलेज के। तो जो स्टूडेंट यूथ और स्टूडेंट लीडरशिप बहुत दिख रही थी मुझे उस कॉलेज में। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ। मैं त्रिपुरा में पहले ही दिन बहुत अच्छे से सेटल हो गई। तो पहले दिन मैं जब पहुंची थी, तब उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, और त्रिपुरा में कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ा महोत्सव होता है कार्तिक पूर्णिमा का। तो वहाँ पे रासलीला की जाती है। तो रासलीला में ऐसे एक सर्कल होता है, वो एक रस्म होती है, वो होता है, डांस होते हैं, गाने गाए जाते हैं, और शक्कर के बताशे जो होते हैं वो प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। खिचड़ी महाभोग होता है, तो खिचड़ी परोसी जाती है। तो वो जो दृश्य था कि गिरिधर, वो कृष्ण भगवान को गिरिधर बोलते हैं, और गिरिधर के सामने वो नाचते हैं, रास लीला करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के वक्त। और मुझे ऐसा लगा कि हमारे गोवा में भी सिमिलर कार्यक्रम किया जाता है। वो होता है कि तुलसी विवाह,
उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन यहाँ पे तुलसी विवाह किया जाता है गोवा में। तो वो भी वैसा ही होता है कि तुलसी का और श्री कृष्ण भगवान का विवाह होता है, और वहां पे भी सिमिलर कल्चर फॉलो किया जाता था कि कृष्ण भगवान का और तुलसी माता का विवाह है, और वहां पे रास लीला की जा रही थी, डांस वगैरह किया था उन लोगों ने। तो वो मुझे कल्चर देखने को मिला, और उसी दिन पहले ही दिन मुझे ये फील हुआ कि अरे हमारा कल्चर और उनका कल्चर कितना सिमिलर ऐसा है। ही एक है ना, नरकासुर और सरकासुर वहां हाँ पे। हाँ हाँ, वही वो भी एक सिमिलैरिटी थी वहां की। और बहुत सारी सिमिलैरिटीज मुझे देखने को मिले कि यहाँ पे सुपारी जो है, अरेका नट पाम ग्रो किया जाता है, अरेका नट के फार्म्स होते हैं, वहां पे भी अरेका नट फार्मिंग की जाती है। और जो ये है कल्चर जो है, पूरे भारत भर का कल्चर डिफरेंट डिफरेंट है, विविधता में एकता जो देखने को मिली इस पूरे सील टूर में, वो एक अविस्मरणीय ये बात है कि पूरे भारत की जो विविधता विविधता है उसमें भी एक एकता दिखती है। और त्रिपुरा के लोग बहुत कल्चर, अपने भारतीय कल्चर के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत पसंद है, वो हमेशा साड़ी पहनना पसंद करते हैं, वो बिंदी लगाते हैं, और भारतीय कल्चर वो वहाँ पे प्रिजर्व्ड जैसे रखा है, वो उनसे हमें सीखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कि अपना भारतीय कल्चर कैसे संभालना है। तो ये बहुत अच्छी बात थी वहाँ की। और वहाँ पे हमको काम दिया गया था कि स्टूडेंट के साथ मिलके काम करना था। वहाँ पे तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा था कि कुछ मेडिसिन के बारे में, नहीं तो मेडिकल फील्ड के इसमें मैं कुछ काम करूँगी। तो स्टूडेंट फॉर सेवा जो है उस माध्यम से मैं काम करना चाहती थी। तो हमने मीटिंग की कॉलेज में, और कॉलेज में मीटिंग की, सब लोगों के साथ बात की कि क्या कर सकते हैं, कौन से कार्यक्रम कर सकते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम फर्स्ट एड बॉक्स करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक मेडिसिन के बारे में कुछ तो पब्लिसिटी होगी, फर्स्ट एड के बारे में मैं उन स्टूडेंट्स को बताऊंगी। तो एक मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात थी कि मैं कुछ तो मेडिसिन के बारे में वहाँ पे कर रही थी। तो उसके लिए हमारे पास पैसे तो नहीं थे, तो स्टूडेंट्स के पास यूजुअली पैसे नहीं होते, तो पेरेंट्स से मांगने पड़ते हैं। पर हमने हमारे परिषद में एक लघु निधि करके कॉन्सेप्ट है, सबके साथ मतलब सब लोगों से पैसे इकट्ठा करना। तो हमने जाके, जो कॉलेज की प्रिंसिपल मैम थी, उनसे जाके बात की, उनको सील के बारे में बताया कि सील क्या है, विविधता में एकता, भारत एकात्मता यात्रा जो है। और हम उनको बताया कि हम फर्स्ट एड बॉक्स करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल मैम और एचओडीज जो थे कॉलेज के, उन एचओडीज के साथ बात की, और उनको लेके हमने उनसे पैसे लेके हमने फर्स्ट पैसे इकट्ठा किए लघु निधि के रूप से। और वहाँ के आजू बाजू में जो फार्मेसीज थे, उस फार्मेसीज में भी जाके हमने बात की कि हमारे कॉलेज, राम ठाकुर कॉलेज में, हमें फर्स्ट एड बॉक्स करना है, तो आप कुछ मदद कर सकते हैं क्या। तो ऐसे जाके हमने बात की, पूरा मतलब सील के बारे में, एबीवीपी के बारे में हमने उनको बताया, और पैसे इकट्ठा किए, और फर्स्ट एड बॉक्स का हमने इनॉग्रेशन किया वहाँ पे राम ठाकुर कॉलेज में। और वहाँ पे मेरा काम ये था कि लोगों के, स्टूडेंट्स कैसे काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो देखना, लोग कैसे, कल्चर कैसा है, लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे, वो देखना ये पूरा सील का मेन हेतु था। तो वहाँ पे इस सब में मैंने ये देखा कि लोग कैसे भाग के पहुंचते हैं। हमने सिर्फ एक बार ही बोला उन लोगों को कि हम एक
फर्स्ट एड बॉक्स का ये इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो उन्होंने फार्मेसी वाले ने 4-5 जो मेडिसिन थे, जो बॉक्सेस थे, वो ऐसे ही फ्री में दे दिए कि नहीं आप अच्छा काम करने जा रहे हो कॉलेज के लिए, हमारे ग्राम ठाकुर हमारे जगह के कॉलेज के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, ऐसे उन्होंने बोला। और 4-5 मेडिसिन जो फर्स्ट एड के लिए थी वो उन्होंने ऐसे ही फ्री में दे दी। प्रिंसिपल्स, एचओडीज और जो पालक पेरेंट्स थे उन्होंने भी पैसे ऐसे निकाल के दे दिए कि नहीं अच्छा काम होने जा रहा है, तो लीजिए ऐसे करके। तो हमने लघु निधि इकट्ठा करके वो फर्स्ट एड बॉक्स बनाया और फर्स्ट एड बॉक्स का इनॉग्रेशन किया। मैंने हाउ टू यूज फर्स्ट एड बॉक्स वो हमारे जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया और बताया कि फर्स्ट एड क्या क्या मेडिसिन कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है, वो हमने बताया। फिर वहाँ पे त्रिपुरा में मैं पूरे 7 दिन रहने वाली थी। तो एक ऐसे पूरा जो प्रोसेस था वो एक ही दिन का ऐसे नहीं मतलब ऐसे आपको लग सकता है, पर पूरे 7 दिन का ये प्रोसेस था। हमने एचओडी से जाके बात की और प्रिंसिपल से जाके बात की और फिर हमने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया। फिर वहाँ पे हायर सेकेंडरीज भी थी, मुझे उन हायर सेकेंडरीज में भी जाने का मौका मिला। और ऐसे हुआ कि उस हायर सेकेंडरीज में हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन इक्वल अमाउंट में था, क्योंकि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर मतलब बहुत बड़ा बॉर्डर है, त्रिपुरा का जो बॉर्डर है, तो मुस्लिम कम्युनिटी भी वहाँ पे बहुत है। तो वो हिंदू मुस्लिम का जो इकट्ठा वो रहते हैं, उनका जो समभाव है वो मुझे वहाँ पे देखने को मिला। और सब लोग इतने अच्छे से रहते हैं। और ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश की, भारत के लोगों की खेती जो है वो बांग्लादेश में है, वो वहाँ पे जाके खेती करते हैं। वहाँ के लोगों की खेती यहाँ पे है, वो दिन में यहाँ आते हैं, अपना काम करते हैं, फिर जाते हैं। और जो मंदिर है, मतलब उन लोगों के मंदिर यहाँ है, तो वो जब मंदिर का उत्सव वगैरह होता है तो वो उत्सव के लिए भारत में आते हैं। और बहुत परिवार, फैमिली मैंने और जैसे एक यही सुना कि वातावरण बॉर्डर पे था। ही मंदिर और कुछ है, हाँ हाँ वो हाँ, क्या है? वही मतलब मैं कालीबाड़ी है जगह त्रिपुरा में, वहां पे गई थी। वहां पे इतना सुंदर एक तो वातावरण था कि वहाँ जागृत देवस्थान है वो काली माता का। और वहाँ पे लोग स्पेशली आते हैं डिवोशन के लिए, वहां पे आते हैं। और वहां पे जो बॉर्डर है, मतलब मंदिर है, मंदिर का एक तालाब है और तालाब के बाजू में से एक ट्रेन जाती है। और जो ट्रेन जाती है वो बांग्लादेश की ट्रेन है, पर इतनी नजदीक से वो जाती है, ऐसे नहीं लगता कि वो दूसरा देश है और ये दूसरा देश है। ऐसे लगता है कि अरे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये और वो सेम ही है, एक ही। जो खेत भी देखा मैंने, तो पूरा ग्रीन खेत दिख रहा था, टी फार्मिंग, टी चाय के बागान दिख रहे थे। और सिर्फ एक तार ऐसे जा रही थी। हमारे साथ एक दादा थे, उन्होंने बोला कि दीदी आपको वो दिख रहा है, वो लाइन जो है, तो वो लाइन है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। और मुझे बहुत ऐसे लगा कि अरे ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, उस साइड पे बांग्लादेश है। तो बहुत वो आश्चर्य भरी बात थी कि इतना अच्छे से वातावरण चल रहा है वहां पे कि पूरा एक ही देश दिख रहा है, सिर्फ एक ही तार जो है वो हमें डिवाइड कर रही है। पर बहुत अच्छे से वो वहाँ पे लोग रहते हैं। मेरा सौभाग्य ये था कि जो मेन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है वहाँ पे भी मैं पहुंची। वहाँ के जो सोल्जर्स हैं उनसे हमने बात की। उन्होंने हमें बताया कि
कैसे लोग रहते हैं, बिल्कुल भी जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा चल रहा है, वहां के बॉर्डर में जो सेंसिटिव इशू चल रहा है, वैसे बिल्कुल भी यहाँ पे सेंसिटिव इशू नहीं है। लोग रिक्शा से ट्रैवल कर सकते हैं, वहां पे आने बॉर्डर जा सकते हैं। आ जा सकते हैं। लोग ऐसे आते जाते हैं अपने रिलेटिव्स के घर, अपने मतलब देवी के दर्शन के लिए, और ऐसे लोग यहाँ से वहां जाते हैं, वहां से यहाँ आते हैं। ट्रेडिंग के लिए भी लोग इंडिया बांग्लादेश में ट्रैवल करते हैं। बहुत मित्र और मोर ऑफ फैमिली जैसे वहां बॉन्डिंग पे बहुत है वहाँ पे। बॉन्डिंग है इंडिया और मैंने बांग्लादेश वहाँ का। पे ऐसे मैंने देखा कि डोंगरों पे बहुत बहुत झोपड़पट्टियाँ मतलब बोलते हैं, वैसे घरों में लोग हाँ, रहते हैं। मतलब वहां पे कैसे है, बहुत पहाड़ी हाँ एरिया है वो, तो उनके घर भी बहुत डिफरेंट होते हैं। तो मतलब वो जो घर होते हैं वो बहुत डिफरेंट, मतलब कैसे बोलूं मैं, हमारे घर और उनके घर में बहुत डिफरेंस भी देखा मैंने। उनका खाने की जो पद्धत है, रिचुअल, खाना शुरू कैसे करना है, वो भी बहुत अलग था। उनके खाने में मछली, ड्राई फिश जो होता है, वो ड्राई फिश वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो सूखी मछली होती है वो लोग वो खाते हैं। तो मैं गोवा से हूँ, तो हम गोवा में मछली तो बहुत खाते हैं, पर सूखी मछली खाने का जो न्यू एक्सपीरियंस मिला वहाँ वहाँ पे मुझे, वो बहुत डिफरेंट और एक सुना एक्सपीरियंस है कि था। मैंने मछली का प्रसाद चढ़ाते हैं, वो सच है? हाँ हाँ, वो बहुत सच है। वो देवी माँ के लिए, मतलब काली माता और अपने भगवान के लिए वो मछली का प्रसाद चढ़ाते हैं। वो चिकन और जो मांस होता है वो भी चढ़ाते हैं, और जो फिश होता है, सूखी मछली और लाइव मछली ऑल्सो, वो भी, उसका भी प्रसाद देवी के लिए चढ़ाते हैं। तो वो बहुत आश्चर्यचकित डिफरेंट, था। हाँ डिफरेंट बात थी। और बहुत अच्छा वातावरण है वहाँ पे। बहुत डिफरेंट अलग अलग प्रकार का खाना भी मुझे खाने को मिला। एक नई डिश मैंने ट्राई की, वो थी चुंगा चिकन। चुंगा मतलब बैम्बू। त्रिपुरा में बैम्बू बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि बैम्बू कल्टीवेशन है, मतलब बहुत ज्यादा बैम्बू ग्रो होता है वहां पे। तो बैम्बू के रूट से वो ये बनाते हैं, आइडल्स बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वस्तुएं बनाते हैं। चिकन जो है वो बैम्बू में पकाया जाता है, और किंग चिली, सिर्फ उसमें बैम्बू में चिकन, ऑनियन और चिलीज डाल के वो चिकन बनाया जाता है, और बैम्बू में वो चिकन पकाते हैं। वो एक बहुत डिफरेंट बैम्बू में पकाया हुआ चिकन, और बहुत टेस्टी था वो। डिफरेंट कुछ तो डिश ट्राई की मैंने वहाँ की। मतलब और मसाला भी यूज नहीं करते हैं ना? बिल्कुल भी यूज नहीं करते हम। हमारे चिकन में गरम मसाला यूज करते हैं। विदाउट गरम मसाला चिकन पकाना क्या होता है वो मैंने वहाँ पे सीखा। फिर एक नई और एक डिश मैंने खाई वहाँ पे, वो था लौंका रसगुल्ला। लौंका मतलब मिर्ची, जो हमारी हरी मिर्ची होती है उसको लौंका बोलते हैं। वो दिखने में भी रसगुल्ला हरा होता है, ग्रीन कलर का, बट वो बहुत मीठा होता है, जैसे रसगुल्ला मीठा होता मीठा? है, और मीठा होता मिर्ची है। का हाँ, मीठा? पर वो लंका मतलब मिर्ची का टेस्ट आता है उसमें, पर वो मीठा होता है। वो बहुत एक अलग यूनिक। यूनिक डिश मैंने ट्राई किया। और वहाँ के थोड़े वस्तुएं जो एक मेमोरी जैसे है मेरे पास, वो मैं तुम सबको दिखाना चाहती हूँ। तो ये पहले तो ये जो गमछा है, ये गमछा त्रिपुरा का मेन ट्रेडिशनल गमछा होता है। ये वो ऐसे गले में डाल के सबका सबका वो ऐसे स्वागत करते हैं। तो ये जो उन्होंने मुझे डाला और जैसे स्वागत किया, वो बहुत मान सम्मान होता है। जैसे हमारे गोवा में हम सम्मान चिन्ह करके हम समई का जो पेड़ होता है, समई का पेड़ बहुत समई देते हैं जैसे गोवा में, वैसे वो गमछा देके सबका स्वागत करते हैं। तो ये त्रिपुरा का गमछा है। वैसे वो वहाँ पे जब मैं आसाम में पहुंची थी, तो ये आसामिस गमछा जो दिया था, ये वाला, ये आसाम का गमछा है जो उन्होंने मुझे दिया था।
तो ये बहुत एक मेमोरेबल ये है मेरे लिए। और ये असम का ये टोपी होता है जो वो डालते हैं, और उनके डांस फॉर्म में ये टोपी जो है वो डांस में भी उनका यूज़ किया जाता है। ये असमिस टोपी होता है। और ये जो है इसको बैग बोलते हैं, साइड बैग, शबनम बोला जाता है। तो ये जो पैटर्न है वो नागालैंड का पैटर्न है, और ये हमें हमारे ओरिएंटेशन जो कैंप था वहाँ पे दिया गया था। और ये बहुत, मतलब पूरे भारत में ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में गए तो ऐसे पैटर्न में और इस मटेरियल और ऐसे पैटर्न का जो ये है इससे कौन से गमछा। मटेरियल और मिलते हैं पता है आपको? ये तो प्योर कॉटन का जो होता है वो वहाँ पे ही बनाया जाता है, और ये हैंडमेड है। ये और ये गमछा भी सब वो लोग हाथ से? हैंडमेड होता है, वहाँ पे बनाया जाता है। और ये बैम्बू के जो कप्स और बहुत जो यूटेंसिल्स और वो जो यूज करते हैं ये पूरे प्योर बैम्बू बैम्बू? का होता है। हाँ हाँ, ये बैम्बू के कप्स वहाँ पे मुझे दिए गए थे। तो बैम्बू के कप्स मैंने लाए हैं यहाँ पे गोवा में यूज करने के लिए। फिर वहाँ पे बैम्बू बहुत यूज किया जाता है। तो ये जो है वहाँ पे वाह। मैं वाइस चांसलर से मिली थी, त्रिपुरा के वाइस चांसलर। तो उन्होंने हम सबको गणेश जी गिफ्ट किए थे। ये रूट है बैम्बू का, तो इस रूट से गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। तो ये उन्होंने दिया था। और ये जो है पूरा जो फ्रेम है, ये फ्रेम बैम्बू से बनाया गया है, फ्रेम भी और अंदर के जो ये है वो भी। ये त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है जो वन ऑफ द शक्तिपीठ है यहाँ पे। है। आसाम में कामाख्या एक शक्तिपीठ है, और त्रिपुरा में त्रिपुरा सुंदरी माता जो है वो एक शक्तिपीठ है। ऐसा माना जाता है कि जो त्रिपुरा सुंदरी माता है वहाँ पे देवी सती का फुट जो है, पैर जो है वो गिरा था। और जो कामाख्या का मंदिर है वहाँ पे देवी सती माता का जो यूट्रस होता है वो गिरा था। तो वहाँ पे मेरा सौभाग्य था कि मुझे भारत भर के जो शक्तिपीठ है, 2 शक्तिपीठ मुझे वहाँ पे विजिट करने को मिले। बाजू तो बाद में आगे बढ़ते 2 शक्तिपीठ वहाँ पे मिले मुझे। तो ये जो गमछा है वो वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन ये लोग दिखाते हैं, वो अपना ट्रेडिशन बहुत संभाल के रखते हैं। ये जो सब मेमोरीज मैंने इकट्ठा करके लाई है, उनमें से थोड़े मेमोरीज आपको मैंने दिखाया। तो वहाँ पे होने वाला मेरा मतलब जो स्पेशल ये था वो था कि मैं वहाँ के जो सीएम है उनसे मैं मिली। सीएम के साथ मिलना वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस, वाह। क्योंकि यूजुअली किसी भी स्टेट के सीएम के साथ ऐसे आजू बाजू में बैठ के 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं करने को मिलता। तो वहाँ के जो सीएम है उनके साथ बैठ के हमें खाना भी खाने को मिला और उनके साथ बैठ के बोलने को भी मिला। तो वो डॉक्टर है, वो एमबीबीएस डॉक्टर है। और जब मैंने उनको बताया कि मैं बीएएमएस स्टूडेंट हूँ और मैं भी डॉक्टर बनने वाली हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और वो एक मोमेंट बहुत डिफरेंट मोमेंट था कि उन्होंने मुझसे बात करना चाहा, और हमारा कन्वर्सेशन बहुत डिफरेंट हुआ था। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं गोवा के सीएम के साथ बात किया था मैंने, वो गोवा के सीएम भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो मैं भी डॉक्टर हूँ। तो हमारा जो यूथ जो है वो भारत के लिए और आप गोवा से आके हमारे त्रिपुरा के लिए काम कर रही है, ये सुन के वो उनको बहुत अच्छा लगा। और बहुत मेरे लिए भी डेवलपमेंट के इससे बहुत मेरा पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा था उस मोमेंट पे कि सीएम के साथ बात करना और उनके जगह के इस पे डिस्कस करना और ओवरऑल स्टूडेंट्स लेवल
को कैसे ग्रो कर सकते हैं हम, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर सीएम के साथ बात हुई। मैंने सीएम को हमारा जो गोवन ट्रेडिशनल जो गोवा का प्रतीक है, जो हम उसको समई का झाड़ झाड़ बोलते हैं, समई का पेड़ होता है, वो मैंने सीएम को गिफ्ट किया। तो वो बहुत मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, क्योंकि एक गोवा का सिंबल, गोवा के कल्चर का प्रतीक मैंने त्रिपुरा में जाके त्रिपुरा के सीएम को दिया। और मैंने दो लेके गई थी मैं। एक जो था वो मेरे परिवार, जो त्रिपुरा में परिवार है, माय होस्ट फैमिली, वहाँ पे दिया था। जुई दीदी के हस्बैंड, उनके सास ससुर, उनको मैंने वो एक पेड़ दिया था। तो वो एक बहुत अलग ये था कि मैं आज भी मैं कभी भी मेरे लाइफ में नहीं भूलूंगी कि मेरा वहाँ पे एक परिवार है। आज भी जुई दीदी मुझे मैसेज करती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हम कनेक्टेड हैं कि दीदी कैसी हो, क्या चल रहा है, गोवा में ये चल रहा है, त्रिपुरा में ये चल रहा है। तो मेरी एक फैमिली त्रिपुरा में भी है। तो वो एक बहुत अलग बात है। ऐसे किसी को नहीं मिलता कि बाहर जाके ऐसे हम टूरिज्म के लिए जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं, पर ऐसे ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना बहुत अलग बात होती है। तो आज भी मेरी फैमिली त्रिपुरा में है और मैं उनसे अभी भी कनेक्टेड हूँ। वो एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो पूरी जो जर्नी थी, गोवा टू गुवाहाटी एंड गोवा टू नॉर्थ ईस्ट, वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज जो गोवा से जो एक अवनी गई थी, वो आते समय वो अवनी नहीं थी, वो कोई अलग बन के मैं आई। बहुत कुछ सीखा और पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। और एक दृष्टिकोण जो है मेरे भारत के का जो मैंने एक दृष्टिकोण बनाया था, वो मेरा चेंज हुआ। पूरा भारत एक परिवार है, मेरा परिवार है, ऐसे जो ये जो भावना है वो बहुत दृढ़ बन गई। और वहाँ के जो लोग हैं उनको ऐसे लगता था कि भारत के जो लोग हैं, जो मेन भारत है, वो अलग है और हमारा नॉर्थ ईस्ट अलग है, ऐसे उनको लगता था। क्योंकि वो दिखने भी में अलग दिखते हैं, उनकी भाषा अलग है, वो अलग खाना खाते हैं, वो अलग अलग उनका पहनावा होता है। तो उनको ऐसे लगता था कि ये लोग, मतलब भारत के लोग, उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। पर ऐसे जो सील का जो प्रोग्राम है, वो ये दूरियां मिटाता है। उनको हमारे मतलब सब में इकट्ठा आना कैसे होता है, उनको हमारे साथ जोड़ के काम करना है, वो हम सील प्रोग्राम से सीखते हैं। और वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि उन लोगों के साथ बातचीत करना, उनके साथ बोलना, उनको हमारा कल्चर सिखाना, उनका कल्चर सीख के आना, वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो नॉर्थ ईस्ट और पूरा भारत ये अलग नहीं है, तो हमारा भारत एक है। तो वो भारत एकात्मता यात्रा, हमारा सील टूर का जो अनुभव है, वो मैंने आपको जो जो कुछ भी बता सकती थी मैं, वो मेरे इससे मैंने आपको बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए मेरा मेरा अनुभव सुनने के लिए। और मैं मेरा अनुभव पूरे आपके इससे पूरे भारत को बता सकती हूँ, एक बहुत अच्छी बात है। तो हमने ये सोचना चाहिए कि सील जो है, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग, ये जो अभाविपा का जो ये आयाम है, वो भारत एकजुट करने के लिए काम कर रहा है। और मेरा भारत मतलब गोवा और नॉर्थ ईस्ट, गोवा और त्रिपुरा, गोवा और असम जो अलग नहीं है, तो वो एक है। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमें यूथ जो है, हमारा जो स्टूडेंट पावर है, उससे हम ये कर सकते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये हम बोलते हैं, ये हमारा नारा है।
हाँ, कि कश्मीर हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी, गोवा हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी, ये हम बोलते हैं और ये सच होते हुए मैंने देखा कि हम सब एक हैं और सबकी माटी माटी जो है हमारी भारत माता, वो सबकी भारत माता एक है। मैंने वहाँ की मिट्टी भी मैं लेके आई हूँ। मेरे गोवा की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी कुछ अलग नहीं है, एक ही है मेरी भारत माता। तो बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस सुन के ऐसा लगा कि मैं काश मैं वहां पे होता। तो हाँ, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। वीडियो को या आपका एक्सपीरियंस को मुझे समाप्त करने से पहले आपको एक लास्ट प्रश्न पूछना है कि आपने इतनी सारी दुनिया देखी, आपको इतना सारा मालूम है, तो एक ऐसी एक एडवाइस आपकी तरफ से हमारे यूथ तरनाटे, कोंकणी में तरनाटे बोलते हैं, उनके लिए एक मैसेज। दुनिया तो मैंने बहुत थोड़ी देखी है, पर मैं मेरे भाई बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता था कि मैं जा पाऊंगी या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं, मैं लोगों से बात कर पाऊंगी या नहीं, ऐसे बहुत प्रश्न चिन्ह हर एक पॉइंट पे हमें आते हैं कि विल आई बी एबल टू डू इट, कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, ऐसे हमें लगता है। पर एक एक चिंगारी ऐसी उठनी चाहिए कि नहीं, आई कैन डू इट। जो ये अगर आपने सोचा कि वट एवर इट इज आई कैन डू इट, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही आपने सोचा, तो वो हो सकता है और ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। तो मेरा जो सपना था कि मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है, वो मेरा सपना पूरा हुआ। और जो मतलब ऐसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि त्रिपुरा के सीएम के साथ बात कर सकती हूँ, पर मुझे जस्ट सोचा मैंने कि नहीं, आई कैन डू इट। और मैंने त्रिपुरा के सीएम के साथ बात की, वहाँ के सब लोगों के साथ जाके बात की। कुछ भी पता नहीं था कैसे होगा, क्या कर सकती हूँ मैं, पर जो कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकती हूँ और कुछ भी हम करके दिखा सकते हैं। और एक मैं जो मैंने मुझ में ये डेवलप्ड होते हुए देखा कि मेरा जो काम है, मैं अभी डॉक्टर बनूंगी, तो मेरा जो काम होगा वो मैं मेरे भारत के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए देना चाहती हूँ। हमारे अभी के यूथ जो है, यहाँ पे काम सीख के, यहाँ के रिसोर्सेस, यहाँ का खाना खा के, यहाँ के मिट्टी में बड़े होके बाहर दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में जाके, दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप ले रहे हैं। पर ऐसे ही सोचना चाहिए कि नहीं, मैं मेरे भारत के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकती हूँ। तो ये मैंने देखा कि जो बॉन्डिंग है, मैं और मेरी भारत माँ, और ये बॉन्डिंग मुझे मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया इस जर्नी में मेरा। और हम सबने भी यही विचार करना चाहिए कि मेरा जो पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकती हूँ, वो मेरा जो सार है, वो मैं मेरे देश के लिए कैसे डेडिकेट कर सकती यहाँ हूँ। पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँ। आपने कहा कि मैं और मेरा भारत, मैंने कहीं पर तो पढ़ा था या सुना याद नहीं, मैं और मेरा भारत नहीं होता है, मैं ही भारत हूँ, ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, क्योंकि मैं कोई अलग नहीं है, हूँ, मैं ही भारत हूँ। और यस मीन्स आई एम गोवा एंड आई एम इंडिया। सो इसी विचार पे हम हमारा ये वीडियो खत्म करें। आपका एक्सपीरियंस सीख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मैं सीखा। आपका बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दी। जी, धन्यवाद।